आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगातार फैलता ही जा रहा है और रोजाना रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लोगों की अमवात की तादाद भी रोजाना रिकॉर्ड कायम कर रही है। इस दरमियान 8 जून से सभी मजहबी मकामात और इबादत गाहों को खोले जाने के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने रहनुमा हिदायत जारी कर दी है। अनलॉक 1 से तिजारती सरगर्मियों में तेजी आई है। 2 माह से बंद बाजार और दुकानें खुल गए हैं। ट्रांसपोर्ट की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच मुल्क में बढ़ रहे कोरोना के मामलों से अवाम में खौफ है। आज इसी पर प्राइम डिबेट पे हम बात करेंगे कि क्या यह मुनासिब वक्त था लॉकडाउन में नरमी देने का। क्या मजहबी जो मकामात खोले जाएंगे, इससे कोरोना का और खतरा नहीं बढ़ेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना का बढ़ता ग्राफ, मुल्क में बढ़ती तिजारती सरगर्मियां, बढ़ते मरीज, कम होती पाबंदियां। मुल्क में कोरोना के मामले रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक 1 से तिजारती सरगर्मियों में तेजी आई है। 2 माह से बंद बाजार और दुकानें खुल गए हैं। ट्रांसपोर्ट की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच मुल्क में बढ़ रहे कोरोना के मामलों से अवाम खौफ में है। इस बीच अवामी सरगर्मियों ने खतरे को मजीद हवा दे दी है। अब आने वाली 8 तारीख से मजहबी मकामात को भी खोला जाएगा। ऐसे में कोरोना वायरस को इससे मजीद बढ़ने का मौका मिलेगा। पिछले 2.5 माह से इबादत खाने बंद हैं, शॉपिंग मॉल्स में भी ताले पड़े हैं, भीड़भाड़ काबू में थी। लेकिन मजहबी मकामात खुलने, बाजार और शॉपिंग मॉल्स की फिर से शुरुआत और लोगों का घरों से बाहर आना कोरोना को मजीद तकवीत देगा। लॉकडाउन में अवाम को राहत देने के लिए मरकजी वजारत दाखिला ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जा रही है। हुकूमत ने रेस्तोरां, शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत दे दी है। पहले मरहले में 8 जून 2020 से होटल, रेस्तोरां, शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत है। हुकूमत ने तमाम मजहबी मकामात को भी खोलने की इजाजत दे दी है। इससे पहले रियासतों और रियासत के अंदर लोगों और सामान की नक्लो हरकत पर पाबंदी खत्म की जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियों में नरमी पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो वहीं लॉकडाउन की सख्तियों को कम किया जा रहा है। ऐसे में अवाम में खौफ और बढ़ता जा रहा है। बाजार, मजहबी मकामात और भीड़भाड़ के मकामात पर अब मजीद एहतियात की जरूरत है। ऐसे हालात में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब पहले से ज्यादा आपको एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि हम कोरोना को एहतियात से ही शिकस्त दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि एक तरफ कोरोना के जो मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना कोरोना अपना रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और जो मुतासरीन है उनकी तादाद लगातार मुल्क में बढ़ती जा रही है। लोगों में एक डर है, एक खौफ है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि सरकार लगातार लॉकडाउन में नरमियां देती जा रही है, नरमी दे रही है और इसके अलावा जो पाबंदियां हैं उनमें काफी कमी की जा रही है। आने वाली 8 तारीख यानी 8 जून से जो मजहबी इबादत गाहें हैं उन्हें भी एक तरह से खोल दिया जाएगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स और रेस्तोरां, होटल्स जो हैं इन्हें भी एक तरह से खोलने की इजाजत 8 तारीख से होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इस पाबंदी को खोलना, आखिर पाबंदियां कम करना, नरमी देना, आखिर ये कितना जायज है? आज इसी पर हम बात करेंगे। और सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर अगर हम पाबंदियों में नरमी दे रहे हैं तो इसके लिए हमारी तैयारी कितनी है, हम कितने तैयार हैं इसके लिए, या अवाम कितने बेदार हो चुके हैं? बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान सुदेश वर्मा जी हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान हैं। शैलेश पांडे जी हैं, तर्जुमान है शिवसेना के। और अफजल अब्बास साहब जेडीयू लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले शैलेश पांडे जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा।
शैलेश जी, पूरे मुल्क की बात करें या खासतौर से महाराष्ट्र से शुरुआत करें क्योंकि आपका ताल्लुक वहीं से है। लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अब तो रोजाना हम देख रहे हैं कि 8 और 9 हजार से ज्यादा मामले डेली बेसिस पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से अनलॉक एक तरह से 1 शुरू हुआ है या लॉकडाउन में जो पाबंदियां हैं उसमें अब नरमी बरती जा रही है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये पाबंदियों में नरमी देने का सही वक्त है सरकार का? देखिए अबू जी, इस वक्त ऐसा है कि लॉकडाउन जो लगाया गया पिछले 2 महीने से लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन में जनता भी त्रस्त है। 2 महीने से लोग घरों में बैठे हुए हैं। जो माउंट टू हैंड थे आज उनको भी भोजन की तकलीफ हो रही है। रोजगार पे असर पड़ा है, बाकी सारी चीजों पे भी। जी तो मुझे लग रहा है कि शैलेश जी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनके पास दोबारा से हम जाएंगे। मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। अफजल अब्बास साहब, जो सवाल मैंने शैलेश वर्मा से किया, पांडे जी से किया था, वही सवाल आपसे है। क्या यह मुनासिब वक्त है जो पाबंदियां लगाई गई थी उसमें नरमी का? देखिए, जाहिर सी बात है 68 दिन से लगातार लॉकडाउन शुरू हुआ। लोगों ने, देश की आवाम ने सरकार के आदेश का, केंद्र सरकार के आदेश का पालन किया। सब लोग मिलजुल के इससे जंग लड़ने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि ये लॉकडाउन 68 दिन का था, ये काफी नाकाफी का सवाल नहीं है। आज के दौर में जब जो मौजूदा हालात है, आर्थिक स्थिति जिस तरह से चरमाती जा रही है, चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेशों की, वैसे स्थिति में देखते हुए ये जरूरी था कि लॉकडाउन में एक लैक्सिटी पैदा की जाए, एक नरमी पैदा की जाए। वो लगता है कि सरकार ने किया। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आप ये सवाल उठेगा कि जिस वक्त लॉकडाउन किया गया था उस वक्त मरीजों की तादाद कम थी, जो संक्रमित लोग थे वो बहुत कम थे, आज 2 लाख से ऊपर हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद जब तक इस कोरोना का, ये इस बीमारी का हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है और कब तक इसको खींचते रहेंगे, तो हमारे साथ जीने के लिए भी जरूरी है, धन की जरूरत है। ऐसी स्थिति में आज के डेट में सरकार, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूं, सरकार से ज्यादा हिंदुस्तान की आवाम की जिम्मेदारी है कि इस जंग से लड़ने के लिए कम से कम 2 चीजों का पालन जरूर किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का। तो मैं समझता हूं कि इस जंग को जीता जा सकता है। हालांकि अपने लेवल पे हर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नेता नीतीश कुमार जी, पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोरोना लॉकडाउन से पहले मैं पटना में था, हमारी बातें हुई। उस वक्त हम लोगों को हिदायत दिया था, उन्होंने कहा कि इससे लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा कोई चारा नहीं है। ये पहले से बिहार सरकार तैयारी कर रही थी, जबकि सीमित साधनों में बिहार जंग से जीतने की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ लॉकडाउन बढ़ाया जाता, लंबा किया जाता, तो देश में जिस तरह की हालत बची हुई है, वह हमें एक तरह से आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, वैसी स्थिति भी चल नहीं पाता। इसलिए लॉकडाउन को में नरमी बरत के अनलॉक 1 किया गया। ये देश हित में चाहे और समाज हित में भी। प्रदेश की सारी सरकारें भी चाहती थी कि कम से कम रोजगार, जो लोग बेरोजगार उनको नौकरी मिल सके। बिल्कुल, यानी अनलॉक वक्त की जरूरत थी और जिस तरह से नरमी दी जा रही है, पाबंदियों में नरमी दी जा रही है, ये भी वक्त की जरूरत है, क्योंकि अब जिस तरह से अफजल अब्बास साहब कह रहे हैं कि अब आवाम को खुद इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, आवाम को खुद बेदार होना पड़ेगा। शैलेश पांडे जी क्योंकि मेरे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, जो सवाल मैंने आपसे किया था, क्योंकि आपकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, अफजल अब्बास साहब ने इसका जवाब जरूर दिया जो सवाल मैंने आपसे किया था, और वही सवाल अफजल अब्बास साहब से था। तो उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत है। ये एक तो लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन के बाद अब नरमी जिस तरह से दी जा रही है, ये अब जरूरत है वक्त की, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये नरमी जो की जा रही है, जो मजहबी मकामात हैं, जो इबादत खाने हैं, वो एक तरह से खोले जाएंगे 8 जून से, क्या ये मुनासिब वक्त है शैलेश जी? जी देखिए, ये तो अलग अलग जगह के स्थिति परिस्थिति पे डिपेंड करेगा कि कहाँ की स्थिति कैसी है, और उस हिसाब से वहां की सरकारें, वहां के जो लोग हैं वो निर्णय लेंगे। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है अबू जी, हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में आप देखेंगे, मुंबई में सबसे ज्यादा हम लोग
टेस्टिंग का काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर कहीं हो रहा है तो महाराष्ट्र में 4.5 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हमने किया। वही कारण है कि जो लोगों को दिखता है कि यहाँ पे केसेस ज्यादा है। हालांकि उद्धव साहब ठाकरे जी की सरकार, उद्धव साहब ठाकरे जी स्वयं पूरी निष्ठा के साथ, कर्मठता के साथ पर्सनली ध्यान देते हुए, चाहे हॉस्पिटल का विषय है, क्वारंटाइन सेंटर का विषय है, लोगों को सुख सुविधाएं मुहैया कराने का विषय हो, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, सारी चीजों पे बारीकियों से ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं, जिसके कारण ही अब धीरे धीरे मुंबई और महाराष्ट्र के हालात में भी सुधार आ रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो कोरोना पेशेंट के रिकवरी के रेट है, वो रिकवरी के रेट अब मुंबई और महाराष्ट्र में अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट अब अच्छे होने लग गए। और मुझे पूरा भरोसा है कि मुंबई एक मॉडल बनेगा पूरे देश के अंदर, और मुंबई पूरे दुनिया को ही सीख देगा। जहां तक विषय रहा कि ये जो छूट दे रही है, तो देखिए अबू जी, स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अब हमें आगे आना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कोरोना से लड़ना पड़ेगा और कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। इसीलिए उद्धव साहब ठाकरे जी ने नारा दिया, पुनश्च हरिओम। आइए हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, और नई शुरुआत में हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, हमको सारी तरह के प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए, ताकि इससे संक्रमण फैले नहीं, हम अपने आप को बचाकर अब हमें महाराष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, रोजगार लोगों को देना है, लोगों को राशन मुहैया कराना है, लोगों को सुख सुविधाएं मुहैया कराना है। एक बार फिर से हमें अपने महाराष्ट्र को, अपने देश को, उद्योग धंधों को भी शुरू करना है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था। मतलब इस मामले में लॉकडाउन में जो नरमी दी गई, इस मामले में महाराष्ट्र या उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो भी एक तरह से सेंटर के फैसले से एक तरह से राजी है, सेंटर के फैसले के साथ है। मैं स्वदेश वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। स्वदेश जी, जाहिर सी बात है कि इस पर अपोजिशन ने लगातार एक तरह से सवाल खड़े किए हैं, जिस तरह से अब नरमी दी जा रही है। हालांकि यहां पर शैलेश पांडे जी शिवसेना के, उन्होंने कहा कि अब हमें एक तरह से कोरोना के साथ जीने का हुनर आना चाहिए, कोरोना के साथ हमें जीना होगा, क्योंकि ये कितना लंबा जाएगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन स्वदेश वर्मा जी, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब मुल्क में मामले बहुत कम थे उस वक्त अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया, और अब जब डेली जो मामले हैं वो 8 और 9 हजार से ज्यादा के आ रहे हैं, इस वक्त अब नरमी दी जा रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पहले मैं थोड़ा कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे आपके दर्शक हैं वो जो दहशत से बाहर आ सके। ये बहुत जरूरी है उनके लिए। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो 12 बजे तक की बात है, 6,367 मौतें हुई हैं। टोटल केसेस जो हमारे हैं 2,27,000 है, जिसमें 1,10,000 के करीब खुद ही ठीक हो गए जी। और जो सीरियस केसेस थे, जो 1,15,000 थे, उसमें से जो लोग डेथ हुआ, जिनका अगर आप परसेंटेज निकालें सीरियस केसेस से, एक तो कुछ खुद ही ठीक हो गए आधा से ज्यादा जी। उस सीरियस केसेस में हमारा जो डेथ है, फेटेलिटी रेट बोल रहे हैं, वो 5% है। पॉजिटिव केसेस जो हो रहा है उसका, सबका नहीं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट तो बहुत है। पूरे वर्ल्ड का एवरेज अगर आप लेंगे तो 11% है ये। तो भारत का मैं इसलिए बता रहा हूं, 67 लाख लोग इस संक्रामक बीमारी से पीड़ित हैं, और अमेरिका की बात करें तो बहुत खराब आंकड़े हैं। तो भारत बहुत अच्छे से इस लड़ाई को लड़ रहा है। भारत में कुछ जगह हैं जो कंट्रीब्यूट किए, जैसे महाराष्ट्र, मुंबई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, इन सब जगहों से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया है। पूरे देश की हम बात करें, इस लड़ाई को हम बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। और देखिए, आपने जो बात कहा, पहले पूरे वर्ल्ड ने सराहना की, और उस समय हम तैयार नहीं थे कोरोना से लड़ने के लिए। ये बीमारी के बारे में अभी भी रिसर्च हो रहे हैं, कैसे कैरेक्टर बदल रहा है, सरफेस छूने से होता है कि नहीं, अभी भी लोग इसी पर रिसर्च कर रहे हैं। तो उस समय किसी को नहीं पता था कैसे ये बीमारी अपने आप को दर्शाएगी, और इसलिए लॉकडाउन बेस्ट तरीका था। पूरा देश तैयार है। आज के दिन हर व्यक्ति जो है कॉन्शियस है, मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, हाथ को धोने के लिए। अगर एहतियात बरते तो निश्चित मानिए कि कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। डरने से कुछ नहीं होगा, इससे लड़ना पड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। और जो बहुत सीरियस केसेस होते हैं, जैसे आज अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया कि जो बहुत सीरियस, जैसे पॉजिटिव मान लीजिए किसी को मिलता है, तो हॉस्पिटल में जाके बेड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उनको बेड ऑक्यूपाई करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं। अगर सीरियस होता है
ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, इससे आपको लगता है कि बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो गया, तब आप हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि खुद ब खुद रिकवरी हो जाएगा। ज्यादा केसेस में ऐसे हो रहे हैं, इसलिए इस बात को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए कोरोना से, नॉर्मल फ्लू भी कोरोना से ही होता है, ये कोविड-19 स्पेशल कोरोना है जो कि डेडली है, क्योंकि सांस का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं जो हम सर्दी भी हमें होती है तो हम लोग परहेज करते हैं कि एक दूसरे से हाथ मत मिलाओ, नहीं तो सर्दी ट्रांसफर होगा, क्योंकि वायरस है, ये वायरस ट्रांसफर होता है, चाहे वो पानी से होगा चाहे वो हवा से होगा, इसलिए मास्क पहनने की बात की जाती है। हमें लगता है देखिए अभी कॉन्शियसनेस पूरा आ चुका है, किसी को ब्लेम देने से कोई फायदा नहीं है, और लॉकडाउन इसलिए खोला जा रहा है कि रहने के बाद भी, लॉकडाउन 4 के बावजूद ये जो केसेस आ रहे हैं ये खुलने के कारण नहीं आ रहे हैं, ये पहले वाले केसेस हैं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव तभी दिखता है 7-8 दिन के बाद दिखता है, और इसके खुलने के बाद का रिजल्ट क्या होगा बाद में आएगा, और जब हम बहुत ऊपर चले जाएंगे तो उसके बाद कर्व को फ्लैटन ही होना है। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है शायद जून के एंड में पीक हो जाए, उसके बाद फिर नीचे आने लगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस व्यक्ति का बहुत बढ़ चुका है। जब कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा, एहतियात लेंगे, तो निश्चित ही हम कोरोना से जीतेंगे। स्वदेश जी, क्योंकि लगातार आपने देखा कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने या फिर दिल्ली की सरकार ने लगातार कहा कि शुरू में जो कदम उठाने चाहिए थे वो शुरुआत में कदम नहीं उठाए गए। महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि शुरुआत में जिस तरह से एयरपोर्ट्स को बंद करना था, इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स आ रही थी, अगर उन्हें और जल्दी बंद किया जाता तो शायद इतने हालात खराब महाराष्ट्र या दिल्ली के नहीं होते। तो शुरुआत में कदम उठाने में एक तरह से देरी हुई, और अब जब बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है, उस वक्त जब ये पाबंदियों में नरमी दी जा रही, तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, ये सही नहीं है। महाराष्ट्र, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र ने तो केंद्र के डिसीजन के पहले से ही लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, और कोई कंप्लेंट इस तरह नहीं कर सकता, पूरा विश्व इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि सही वक्त पर भारत ने लॉकडाउन किया। तो उस समय अगर नहीं होता तो आप समझिए कितने बड़े लोग जो आंकड़े दे रहे थे, मैं बता रहा हूं, वो 3 मिलियन यानी 30 लाख से लेकर 30 करोड़ तक का आंकड़ा था, और भारत, लोग डर रहे थे कि भारत जैसे जगह पर जहां की लोग इतनी सघन आबादी में रहते हैं, अगर फैल गया कोरोना तो कैसे बचेंगे, ह्यूमैनिटी का क्राइसिस था, उससे हम बच पाए हैं। और निश्चिंत मानिए कि हम इससे बचेंगे, क्योंकि लड़ाई को बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने काम को करिए, एहतियात लीजिए बस। बिल्कुल, यानी अब मामला आत्मनिर्भर वाला आ गया, और खुद से अब बेदार होने की जरूरत है, और खुद से अब एक लड़ाई इसके खिलाफ शुरू करनी होगी। 2 खास मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ राजेश गुप्ता जी हैं, जो कि तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब हैं, जो कि खतीबो इमाम हैं सिटी जामा मस्जिद बेंगलुरु के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना मकसूद इमरान साहब, आपका और राजेश गुप्ता जी दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं राजेश गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ी देरी से आप हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश गुप्ता जी, जिस तरह से अब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और खासतौर से दिल्ली में हम देख रहे हैं कि अब मुल्क में तीसरे नंबर पर दिल्ली इस वक्त है जहां पर मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, जिस तरह से नरमी दी जा रही है लॉकडाउन में, क्या यह सही वक्त है नरमी देने का? देखिए, जहां तक नरमी की बात है तो देश को सभी चीजों के साथ में चलना है, और जहां तक कोरोना वायरस के दिल्ली के अंदर केस बढ़ने की बात आप कर रहे हैं, तो जहां भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो दिल्ली हो, और चाहे वो बॉम्बे हो, मुंबई हो, तो वहां पे ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो लोग आए वो सबसे पहले दिल्ली में ही उतरते हैं, उसके बाद में कहीं छोटे गाँव में, शहरों में, या फिर मेट्रोज में भी जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह रही। दूसरी बात ये रही कि आपने देखा कि दिल्ली में तो लॉकडाउन बहुत पहले ही हमने शुरू करा, और बहुत अच्छे तरीके से सीएम साहब खुद टीवी पे आकर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताते रहे कि किसको क्या क्या करना है। और अभी बड़े अच्छे तरीके से मेरे एक साथी ने आपको बताया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, घर में अलग कर ले, तो इसमें अपने आप ही ठीक हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर लोग हो भी रहे हैं। अगली बात आपने कही लॉकडाउन की कि हम ढील दे रहे हैं, वो भी जो केंद्र सरकार की जो MHA की गाइडलाइंस थी उसके ऊपर काम करते हुए, क्योंकि साथ साथ देश में इन हालातों को भी देखना है कि अगर कोई बीमार होता है, वो क्वारंटाइन होने से ठीक हो रहा है, तो वो लोग जो ठीक हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी भी चलानी है, देश भी चलाना है, सरकार भी चलानी है, तो उसके साथ में धीरे धीरे हमें लॉकडाउन को भी खोलना है। जैसे हमने धीरे धीरे लॉकडाउन को बढ़ाया था,
और वो समय के हमें धीरे धीरे खोलें। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात से भी आपको सहमत होना पड़ेगा कि अब वो उतना फेटल नहीं है, इतनी कैजुअलिटी नहीं है, इतनी डेथ नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही हम इस महामारी से बाहर आ पाएंगे। और मेरी प्यारी बिल्कुल, यानी लॉकडाउन में नरमी जो है वो एक तरह से वक्त की जरूरत है, और लोग जिस तरह से परेशान है उनके लिए लॉकडाउन में नरमी देना अब एक तरह से जरूरी हो गया था। मैं मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना मकसूद साहब, क्योंकि अब आने वाले दिनों में 8 जून से जो मजहबी मकामात हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च, इन्हें भी अब खोलने की इजाजत दी जा रही है। हालांकि ये पहले से खुले हुए, लेकिन लिमिटेड लोग ही जा रहे थे, लेकिन अब एक तरह से आम लोगों की और जो जायरीन है वो एक तरह से जा सकेंगे। क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की हैं? क्या कुछ चैलेंजेस आप लोगों के सामने? सरकार तो आपको इजाजत दे रही है, लेकिन एक तरफ कोरोना से लड़ना भी है और जो आपकी मजहबी जो रसूमात है उन्हें भी एक तरह से पूरा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा 2-2.5 महीने पहले जी हुकूमत हिंद की तरफ से भी और ऐसा ही हमारी रियासती हुकूमत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम मुकम्मल तौर पर अमल करते आ रहे हैं जी। अब मसाजिद हो या हमारी मंदिरें हो या गिरजाघर हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो जी, ये तमाम मजहबी मकामात बैक वक्त खोलने का हुकूमत हिंद ने फैसला लिया है। हम सबसे पहले हुकूमत हिंद के शुक्रगुजार हैं। जो हिदायत हुकूमत हिंद के तरफ से जारी किए गए हैं, इंशाअल्लाह उस सिलसिले में तमाम मसाजिद की कमेटियां पाबंदियां और उस पर अमल करना शुरू कर चुके हैं। एक तो यह है कि मस्जिद को सैनिटाइज किया जा रहा है और मस्जिदों को पाक व साफ किया जा रहा है, और जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के सिलसिले में हुकूमत हिंद की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं, हिदायत जारी किए गए हैं, उसके लिए भी माशाअल्लाह तैयारी हो चुकी है। और साथ ही साथ मस्जिद में आने से पहले मास्क पहनकर आना, ये भी हमने लाजिम करार दिया है। और ऐसे ही आते ही फौरन मस्जिद के अंदर सबसे पहले अपने हाथों को पाक व साफ करना जी। और उसको सैनिटाइजर से या ये है कि लिक्विड से, जो सोप होता है लिक्विड का, उससे पाक व साफ करना ये जरूरी करार किया है। ये तमाम तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। और साथ ही साथ जो टेम्परेचर स्कैनिंग होती है, उसके जरिए से भी मस्जिद में आने वाले हर मुसल्ली को टेम्परेचर चेक किया जाएगा। जिनको बुखार होगा या जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, हम इनको वापस भेज देंगे जी। क्योंकि हमारे बहुत सारे वो अहबाब जो नौजवान हैं, इसके लिए हम 2 गेटों पर मुतय्यन होंगे, पूरी स्कैनिंग के बाद अंदर छोड़ेंगे और बिल्कुल मौलाना ये तैयारी जिन तैयारियों की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मौलाना मकसूद साहब, जिन तैयारियों की आप बात कर रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर एक मस्जिद की तैयारी है या पूरे कर्नाटक और जो बेंगलुरु शहर की जो मस्जिदें हैं सब में यही तैयारियां होंगी? ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत कर्नाटक की तमाम मसाजिद की यही तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह होना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो मस्जिद की तैयारियों के बारे में मौलाना से बात हो रही थी, लेकिन तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में नरमी दी जा रही है और 8 तारीख से मजहबी इबादतगाहें, बाजार और शॉपिंग मॉल सभी कुछ अब 8 जून से खुलेंगे, ऐसे में सरकार की तैयारियां क्या कुछ हैं? अवाम में कितनी ज्यादा बेदारी है? क्योंकि अब ये जंग अवाम को अपने दम पे भी एक तरह से लड़नी है, तो अवाम में इसके लिए कितनी कुछ बेदारी देखने को मिल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं कि लगातार कोरोना वायरस के जो केसेस हैं मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं, और इस बीच अब लॉकडाउन में नरमी की गई है और आने वाली 8 जून से जो मजहबी मकामात हैं वहां पर भी एक तरह से ढील दी जाएगी, बाजारों में अब ढील दी जाएगी, और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट और मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहां पर भी अब 8 तारीख से नरमी दी जाएगी।
ऐसे में क्या कोरोना वायरस और ज्यादा मजबूत होगा? क्या ये और ज्यादा फैल सकता है? इसके रोकथाम के लिए आखिर कितने हम तैयार हैं? हमारी तैयारी आखिर क्या कुछ है? जब हम नरमी का कदम उठा रहे हैं तो इसके पीछे हमारी तैयारियां क्या कुछ हैं? इसी पर हम अब प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद अफजल अब्बास साहब आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अफजल अब्बास साहब, क्योंकि अब नरमी की बात की जा रही है और ब्रेक पर जाने से पहले यानी डिबेट के पहले हिस्से में तकरीबन तमाम पैनलिस्ट ने यही कहा कि यह वक्त की जरूरत है कि लॉकडाउन में नरमी दी जाए, क्योंकि एक तरफ कोरोना का खतरा जरूर है लेकिन दूसरी तरफ आवाम के सामने भी बहुत से मसले हैं। लेकिन मेरा सवाल अफजल अब्बास साहब यह है कि जब नरमी दी जा रही है, कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारी तैयारी क्या कुछ है? सरकार की तैयारी कहां पर आप देखते हैं? देखिए, लॉकडाउन के बाद 4 के बाद अनलॉक 1 की बात हो रही है और लैक्सिटी की बात आप कर रहे हैं, नरमी की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये तो होना ही था और होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक सरकार की तैयारियों की बात आप कर रहे हैं, सरकार हर तरह से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि कैजुअलिटी कम हो। केंद्र की सरकार ले ले, दिल्ली की सरकार ले, हो सकता कहीं कमोबेश हो सकता है। हमारे यहाँ बिहार की जब बात कर रहे हैं तो बिहार पहले से ही, हालांकि सीमित साधन है, बिहार पिछड़ा राज्य होने के बावजूद भी पहले से अलर्ट था। केंद्र के द्वारा जो सरकार ने सहायता दी उसके आधार पर अपने बलबूते पे ब्लॉक पर लेके जमीन तक उठा के देखिए, ब्लॉक पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक पे, हर वो सेंटर पर हर तरह की मतलब मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको, बिहार की सरकार जो है इसको पोलियो जिसे अभियान चलाया गया था उस अभियान के तहत देखा जा रहा है। और जागरूकता लाने के लिए हम सबसे पहले बिहार के गांव गांव तक लोग जा रहे हैं ताकि ये कहा जाए कि अब जंग सरकार के साथ साथ आवाम को भी लड़नी पड़ेगी। आप सरकार के एडवाइजरी या निर्देशों का पालन करें, सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपको भी एहतियात बरतना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जमीन स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर अभियान चला रहे हैं ताकि लोग अवेयरनेस, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पैदा हो। और लॉकडाउन का मेन इसका जो है, आप मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन किया जाए। मैं इतना अब हो रहा भाई, एक जरा सा और बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। 8 जिसे मौलाना साहब ने कहा, मैं इल्तिजा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मौलाना साहब ने कहा कर्नाटक की बात है, बल्कि मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान के सारे उलमा को एक साथ बैठ के एक ऐलान करना चाहिए कि 8 तारीख को जो मजहबी मकामात पे, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और जो भी दिगर मजहबी मकामात है या दरगाह है या इबादतगाह है, वहां इस तरह की व्यवस्था की जाए। खुद जैसा कि मौलाना साहब ने कहा, बड़ा मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हम लड़के खड़े रहेंगे और वो फीवर भी चेक करेंगे, सैनिटाइज करेंगे। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि सैनिटाइज की जरूरत नहीं है। अगर हर जगह साबुन मिलता है, मस्जिदों में 10-20 साबुन का इंतजाम कर दिया जाए, उससे भी काम चल सकता है। लेकिन इसका पालन करना जरूरी है और देश स्तर पर ये हर इमाम की जिम्मेदारी बनती है कि इसको पैगाम पहुंचाए कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी के अलावा ये आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये खतरा मुल्क के सामने है और मुल्क के सामने जब खतरा हो तो आवाम की भी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और अपोजिशन भी उससे पूरे तौर से मुत्तफिक नजर आ रहा है। आवाम की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि अब इस जंग में बराबर का हिस्सा लें। मैं शैलेश पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। शैलेश जी, जिस तरह से सरकार की तैयारियों की हमने बात की, क्योंकि अब आगे लड़ाई मतलब एक बड़ी लड़ाई होने जा रही है। अभी तक लॉकडाउन था, चीजें बंद थी और कोरोना से मुकाबला किया जा रहा था। अब एक तरह से सारी चीजें खुलने जा रही हैं और इस माहौल में कोरोना से एक तरह से जंग लड़नी है। ऐसे में सरकार की तैयारियां कहां पर देखते हैं शैलेश पांडे जी? महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में, उनके संयमशील, उनके कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ नेतृत्व के अंदर जी जो हॉस्पिटलों की जरूरत थी महाराष्ट्र के अंदर, हमने अतिरिक्त हॉस्पिटल की तैयारी की। जो प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने उनको अपने हाथों में लिया। उसके साथ जो क्वारंटाइन सेंटर की आवश्यकता थी ज्यादा से ज्यादा, वो हमने, चाहे इंडोर स्टेडियम हो, आउटडोर स्टेडियम हो या अन्य जो जगह है, वो बारिश को देखते हुए हमने वो क्वारंटाइन सेंटर्स तैयार किए। लोगों के अलग अलग क्षेत्रों में जो सुविधाएं चाहिए वो हमने व्यवस्था की।
जैसे लॉकडाउन में ढील होगी, लोग बाहर निकलेंगे, वहां पर कानून व्यवस्था का प्रश्न आएगा, वहां पे हमने उसको मेंटेन करने के लिए हमने 4 चौकोर व्यवस्थाएं की है। आने वाले समय में देखिए, जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही है। उसके लिए भी हम ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके पास रेशन कार्ड है या नहीं है, हमारा सर्वे चल रहा है सरकार का, हम लोगों को राशन देने का काम अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये तो तैयारी आपके सरकार की हुई, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को सेंटर से क्या कुछ मदद मिल रही है? क्या सेंटर से जो चीजें आपको चाहिए वो सेंटर की सरकार से मिल रही है महाराष्ट्र को? जी देखिए अबू जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हमारे नेता जी, शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने हमें ये निर्देश दिया हुआ है कि संकट के समय में हमें राजनीति नहीं करना है। लेकिन जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप पिछले कई दिनों से अलग अलग विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ने किया, उससे महाराष्ट्र की जनता और हम लोग बहुत ही आहत हैं। नहीं, उद्धव ठाकरे जी तो लगातार कह रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार लगातार कह रही है कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान हुआ उससे महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र की जनता आज केंद्र सरकार से यही पूछ रही है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू मुंबई से जाता है दिल्ली को, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मुंबई से कलेक्ट होकर दिल्ली को जाता रहा। लेकिन आज मुंबई जब संकट में है तो मुंबई को उसका हक, उसका अधिकार जो केंद्र सरकार ने देना चाहिए था वो नहीं दिया, महाराष्ट्र को वंचित रखा गया। ठीक है, मैं राजेश गुप्ता जी, ठीक है शैलेश जी, अभी स्वदेश वर्मा जी इसका जवाब देंगे, मैं उनसे इसका जवाब लूंगा। मैं राजेश गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। राजेश गुप्ता जी, दिल्ली की सरकार ने भी महाराष्ट्र की सरकार की तरह से इल्जाम लगाया, बल्कि एक मांग की सेंटर की गवर्नमेंट से कि 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिल्ली की सरकार को दिया जाए। अब अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है दिल्ली की जो सरकार है वो तैयारियों के लिए तो ये पैकेज मांग रही है। क्या आपको लगता है कि सेंटर की तरफ से आपको मदद मिल रही है? देखिए, मैं इसमें एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। जैसे अभी आपने सुना कि इस माहौल में राजनीति शायद कोई भी पार्टी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियां उससे बांधती नहीं है। 2003 से जो हमको जो दिल्ली के लोग जो टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो 2003 में था 325 करोड़, आज 2020 में भी वही है, उसे बढ़ा के नहीं देते। लेकिन कोई बात नहीं, दिल्ली के लोग बड़े दिलदार हैं और दिल्ली में 30,000 करोड़ का हमको बजट हमने पास किया था 2015 में, और 2020 पे आते आते हम लोग 60,000 करोड़ पे आ गए। तो हमें सेंटर से इतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन आज जो हालात बने हैं, जो हालात ना मैंने सोचे थे, ना आपने सोचे थे, ना किसी ने तस्वुर किया था कि ऐसे हालात बन सकते हैं। और देखिए कि पिछले साल सीएजी जो कि भारत सरकार की ही अपनी एजेंसी है, उसने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक सरकार है जो प्रॉफिट में है और वो दिल्ली की सरकार है। लेकिन पिछले 2 महीने में 3 महीने में जो वो आपके सामने है और खर्चा ही खर्चा है, कमाई कोई बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में सभी राज्य सरकारें चाहेंगी कि जब केंद्र सरकार इनकम टैक्स लेती है राज्यों से, तो उसको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि उसका भी अपना कोई वो पार्ट प्ले करे, क्योंकि वो एक बड़े भाई की भूमिका में है। और अभी इस वक्त हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो केंद्र सरकार के मान रहे हैं, क्योंकि ये आपने देखा कि इस किस्म की महामारी है। तो हमने भी यही कहा, रही आपने अभी 20 लाख करोड़, 20,000 करोड़ और जितने मर्जी आप जीरो लगा लीजिए, हकीकत ये है कि ना आपको कुछ मिला, ना मुझे कुछ मिला, ना सरकार को कुछ मिला, ना गरीब को कुछ मिला, ना जाने किसको क्या मिला। और कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। मतलब सेंटर की तरफ से मायूसी आपको भी है, किसी को या आपको, दिल्ली सरकार को भी सेंटर से मायूसी है। बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है, स्वदेश वर्मा जी इसका जवाब देंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं कि इस इशू पर कोई सियासत हो, पॉलिटिक्स हो, क्योंकि अब ये सवाल लगातार महाराष्ट्र की तरफ से भी उठता रहा, दिल्ली की तरफ से भी यही सवाल उठता रहा, इस वजह से मैंने ये बात निकाली। हालांकि ये वक्त बिल्कुल नहीं कि यहाँ पर सियासत की जाए, पॉलिटिक्स की जाए। मैं स्वदेश वर्मा जी, अगर हम तैयारियों की बात करते हैं, जाहिर सी बात है अलग अलग जो स्टेट है अगर उनकी तैयारियों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं सेंटर के ऊपर। अब महाराष्ट्र की सरकार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये तमाम सरकारें सेंटर की तरफ देख रहे हैं कि इन्हें एक पैकेज दिया जाए, कुछ इनकी मदद की जाए ताकि कोरोना से मुकाबला कर सके। ये देखिए, प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट का है जी। आपको पता है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, उसके बेड का अगर ठीक से मैनेजमेंट करें तो कोई क्राइसिस नहीं होगा। आप बताइए कि आज के दिन में देश में 1 लाख आईसीयू बेड्स हैं, 1 लाख, और ये तभी पॉसिबल हो पाया जो ये 2.5 महीना हमने
इस्तेमाल किया, और तो और 5000 रेलवे की बॉगीज को कन्वर्ट किया गया आईसीयू बेड्स में, अगर इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा हुआ तो। जैसे मान लीजिए अगर 6000 कुछ लोग की डेथ हुए हैं, तो हो सकता है कि 8-9 हजार लोग आईसीयू में गए हों, पूरे देश की बात बता रहा हूँ। तो कैपेसिटी बिल्डिंग देखिए इतना ज्यादा है। आज पूरे देश में, खुद इंडिया में, भारत में करोड़ों मास्क बन रहे हैं, पीपीईज बन रहे हैं। अगर चाइना ने सोचा होगा कि वो एक्सपोर्ट कर पाएगा, तो सब लोगों को मायूसी हो रही होगी, क्योंकि इंडिया खुद ही बना रहा है, अच्छे क्वालिटी का बना रहा है। तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट का है, प्रॉब्लम पैसा का नहीं। दूसरी बात, 20 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये किसी नेता के लिए नहीं है, किसी राज्य सरकार के लिए नहीं है, ये एमएसएमईज जहां भी हैं उनको फायदा होगा। महाराष्ट्र में एमएसएमईज है, पुणे में एमएसएमईज है, वहां फायदा होगा। आपसे अगर बोलिए कि नहीं, मुंबई सरकार को नहीं मिल रहा है एमएसएमईज, जो रिवाइव करने की, इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात हो रही है। 3.5 लाख करोड़ जो दिया जा रहा है एमएसएमईज को, जो बड़े हैं, फिर 20,000 जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, और 50,000 करोड़ वैसे जो एक्सपैंड करना चाहते हैं, इकोनॉमी को रिवाइव करना है। इसलिए जो उद्यमी हैं उनको पैसा देना है, उनको खड़ा करना है, उसकी बात हो रही है। अगर दिल्ली में एमएसएमईज है तो एमएसएमईज में दिल्ली में भी मिलेगा। इसमें ये कहना, और बाकी जो दिल्ली का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दिल्ली को, यानी सीधे सरकार को नहीं देंगे पैसा, सीधे नॉन बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वहां पैसा नहीं दिया जाएगा। नहीं, नॉन बीजेपी में वो भी नहीं मिल रहा है। आप ये मत भ्रम में रहिए, सारे जो राज्य सरकार है एक जैसा देखा जाता है। जो उद्यमी वहां है उनको मिलेगा, कोई मतलब नहीं हो बीजेपी की सरकार हो चाहे शिवसेना की सरकार हो। लाभ लेने के लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, बैंक के थ्रू ये सिस्टम बना है, कोई सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए एमएसएमई, चलिए ऐसा आप सोच सकते हैं, आपने उद्यमियों को बोलिए बैंक में जाएं और बैंक में अप्लाई करें, उन्हें नहीं मिलेगा तो हमें बताइएगा। आवश्यकता है, आप लोन यहाँ तक बोल दिया गया है, यहाँ तक बोल दिया गया 25% ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मदद मिल रहा है, ज्यादा लोन मिल रहा है। अगर 100 करोड़ किसी ने लोन लिया, 25 करोड़ सरकार खुद दे रही है, अप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है। तो छोटे उद्योगक हैं, उनको सीधे मदद की आवश्यकता है, उनकी हालत बात के लिए तो समझ नहीं। ठीक है स्वदेश वर्मा जी, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि सेंटर मदद कर रहा है, लेकिन स्टेट को चलाना तो वहां की सरकार के जिम्मे होता है। किसी महाराष्ट्र को सेंटर की गवर्नमेंट तो नहीं चलाएगी, महाराष्ट्र को तो उद्धव ठाकरे चलाएंगे, वहां की सरकार चलाएगी। तो ऐसे में जब उनके सामने, जब वो बार बार कह रहे हैं कि तैयारी के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें पैकेज चाहिए, तो ये जिम्मेदारी तो सेंटर की बनती है। स्वदेश वर्मा जी, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब महाराष्ट्र मुंबई के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। देखिए तो केंद्र का जो रोल होता है, देखिए फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही हेल्प किया जाता है। हेल्प इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लोन होता है, लोन को जैसे बोला गया 3.5 लाख करोड़ की जो बात हो रही है, 25% ऑटोमेटिकली लोन बढ़ा के आपको दिया जा रहा है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ऑटोमेटिक है अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, अभी बैंक पूरे, ठीक है शैलेश जी बात हो गई। स्वदेश जी, राजेश गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं मौलाना आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है राजेश गुप्ता जी, शैलेश जी थोड़ा सा सुन लीजिए, राजेश गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। किसानों के लिए हमने क्या किया, मुझे वर्मा जी, हमारे बड़े भाई वर्मा जी कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सहारे ही दिया जाता है, राज्य सरकार को कुछ नहीं दिया जाता। तो वो भूल रहे हैं कि जब भी वो किसी चुनाव में जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान करते हैं। और देखिए, जब वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ पैसे दिए भारत सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए, तो उसने डायरेक्ट दिए, उसने ये थोड़ी कहा कि हम लोन ले लो। तो उसी का एक हिस्सा मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहा। लोग, जनता जो है दिल्ली की हो या मुंबई की हो, वो इनकम टैक्स भरती है, उसके अंदर से एक हिस्सा, क्योंकि इस वक्त एक हालात खराब है, उनको चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि हम लोन दे देंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो गरीब आदमी है, जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है, वो लोन अप्लाई भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कैसे चलेगा? वो लोग परेशान हो रहे हैं। कोई हमको पैसा नहीं चाहिए, मैंने तो पहले ही कहा कि दिल्ली अपने आप में आत्मनिर्भर रही है, और सीएजी की रिपोर्ट है जो भारत सरकार की अपनी एजेंसी है। लेकिन जो हालात है उसमें जो गरीब आदमी है, जो मीडियम क्लास आदमी है, उसके लिए भी तो सोचना। इन्होंने तो सिर्फ बड़ी कंपनी के लिए सोच लिया कि 100 करोड़ है, 125 करोड़ कर देंगे। अरे सामने 1,000 रुपए वाले की बात कर रहा हूँ, 10,000 रुपए वाले की बात कर रहा हूँ। स्वदेश जी बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मौलाना वेट कर रहे हैं जी। ठीक है स्वदेश वर्मा जी। जी देखिए जी
देखिए जब एमएसएमई छोटे बहुत उद्योग खड़े हो जाएंगे, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा करने वाला है, जब अच्छे हो जाएंगे तो नौकरियां मिलेगी इन लोगों जिनकी ये बात कर रहे हैं। नौकरियां तभी मिलेगी ना जब ये उद्योग खड़े होंगे। आप क्या लोगों के पास पैसा दे देंगे, लोग हजार रुपया, उसके बाद क्या करेगा वो लोग? ऐसे होता है, सिस्टम चलता है क्या? इस तरह सिस्टम नहीं चलता है। हम लोग इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहे हैं, अगर वो इंडस्ट्रीज खड़े हो जाए वापस तो उसके बाद सभी लोगों को नौकरी मिलेगी। माइग्रेंट वर्कर्स है उनको भी नौकरी मिलेगी, जो सैलरीड क्लास है उसको भी मिलेगा। इसके लिए इंडस्ट्री को सेटअप होना चाहिए और डेवलप होना चाहिए ना। जो राज्य सरकार के थ्रू जाना है वो राज्य सरकार के थ्रू जाएगा, जो बैंक के थ्रू जाना है वो बैंक के थ्रू जाएगा, लेकिन पहुंचना तो बेनिफिशियरीज तो वही है ना। इस बात को समझने का प्रयास करें। 20 लाख करोड़ जो है डिफरेंट सेक्शंस को रिवाइव करने का पैकेज है, कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव करने का पैकेज है। इसमें किसान आता है, इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, सब कुछ है इसमें। लेबर को ऑर्गेनाइज करना है, उसके ईपीएफ का सोचना है, कैसे हम लेबर को चीप रेंटल दे सकें मुंबई जैसे शहर में, वो भी सोचना है आपको। ये बहुत बड़ा स्कीम है, इसको आप सोचिए मतलब स्वदेश वर्मा जी, आपके कहने का मतलब यही कि सेंटर जो लगाम जो है वो सेंटर के पास ही रहेगी, स्टेट को कुछ नहीं करना दिया जाएगा, उन्हें बिल्कुल एक तरह से मदद नहीं दी जाएगी। जो लगाम है वो सेंटर के पास रहेगी, वो जिस तरह से चाहेंगे। एमएसएमई की आप बात कर रहे हैं या बैंकों का को लोन देने की बात कर रहे हैं, जब हमने लगाम सेंटर अपने पास रखना चाह रही है, लगाम सेंटर अपने पास एक तरह से रखना चाह रही है। उद्धव ठाकरे कुछ ना कर सके, ममता बनर्जी कुछ ना कर सके, ये लोग जो पैकेज मांग रहे हैं इनका क्या होगा? नहीं, ये लोग जो पैकेजेस मांग रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, इसका क्या होगा? वहाँ लोगों को मदद करेगी, वहाँ लोगों को राहत देगी। इनकी डिमांड जीएसटी वाली है, इनकी डिमांड रेवेन्यू शेयरिंग का प्रयास करेगी। ये कंफ्यूज कर रहे हैं इशू को। ठीक है, मैं इस पर आ रहा हूँ। मैं शैलेश जी में आ रहा हूँ, राजेश गुप्ता जी में आ रहा हूँ। मौलाना मकसूद साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। मौलाना मकसूद इमरान रशादी जी, क्योंकि हमारे यहाँ अब लोग 1.5-2 महीने या 2.5 महीने से मस्जिद नहीं जा पाए, लिमिटेड लोग जाते हैं, 4-5 लोग जो मस्जिद के खादिम हैं, वही इमाम और मौजिन वही नमाज पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है जब इस तरह की परेशानी आती तो लोगों का मौलाना जो है ईमान एक तरह से जाग जाता है और सारे लोग मस्जिद जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में एक चैलेंज बहुत बड़ा होगा मस्जिद इंतजामिया के सामने, उलमा के सामने, कि किस तरह से लोगों को समझाया जाए कि जो तमाम गाइडलाइंस हैं, जो हिदायत हैं, उन पर अमल भी करना है, अपने तमाम रसूमात भी अदा करना है और कहीं पर कोई गलती भी ना हो, क्योंकि कोरोना को आगे बढ़ने के लिए कोई मौका नहीं देना है हमें। जी हाँ, बिल्कुल जैसा आपने फरमाया, यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा बाजार खुले तो लोग परेशान थे कि बाजार में भी अगर किसी को कोरोना वायरस लग जाएगा तो अब वो बाजार को भी कहीं बंद ना करना पड़े। और ऐसे ही ट्रैफिक का भी मसला है और होटल्स का भी मसला है और दूसरी सारी चीजों का भी मसला है। अब एक तरफ कोरोना वायरस की परेशानी है तो दूसरी तरफ जिंदगी को आगे बढ़ाने का मसला है। अब इन दोनों मसलों को सामने रखते हुए हुकूमत हमारे लिए एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी बता दिया कि आप कोरोना वायरस के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर पर अमल भी करते रहें और साथ ही साथ जिंदगी के इस पहिए को आगे भी बढ़ाते रहें। अब बाजार भी खुल गया है कर्नाटक में और ट्रैफिक भी माशाअल्लाह मूव हो रही है और दूसरे सारी चीजें यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिए जा रहे हैं। अब वो बहुत लंबे अरसे के इंतजार के बाद रमजान मुबारक जैसा मुबारक महीना भी माशाअल्लाह गुजर गया, उसमें भी हमारे मुसलमान भाई उलमा की तरफ से और तंजीमों की तरफ से और जमातों की तरफ से जो ऐलानात किए गए उस पर बराबर अमल करते आ रहे हैं। अब आगे भी पूरी प्लानिंग के साथ कोशिश कर रहे हैं इंतजामिया कमेटियों की तरफ से और उलमा की तरफ से और मिली जमातों की तरफ से, तंजीमों की तरफ से, कि एक ही वक्त में पूरा मजमा मसाजिद को ना आ जाए। जैसा ही जो अंदर की कैपेसिटी है वो अगर पूर्ण हो जाती है तो दरवाजे बंद करने के सिलसिले में भी अहकामात जारी किए जा रहे हैं और बाहर ही मजमा ज्यादा भी इकट्ठा ना हो, उनको भी पहले ही से ये बता दिया जा रहा है कि
मुख्तलिफ जमातें अगर हो रही हैं तो आप उसमें शरीक हो, यही है कि आप अपने घर में ही नमाज अदा कर लें। तो ये सारी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरफ से हफ्तल इम्कान जितनी हो सकती थी हम कर रहे हैं। अफजल अब्बास साहब ने एक सवाल किया था, अफजल अब्बास साहब ने एक सवाल किया था कि बहुत अच्छा होता कि तमाम हिंदुस्तान के उलमा एक जगह बैठते और इस पर एक चर्चा की जाती कि किस तरह से मतलब इसे फुल प्रूफ बनाया जाए, कोई कहीं पर कोई गलती और कोई कमी ना रह जाए। जी हाँ, ये आप जो फरमा रही हैं वो बिल्कुल बजा बात है, लेकिन हर स्टेट का एक अलग अलग इस वक्त सिचुएशन है। महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज्यादा हैं, वहां उतनी ज्यादा छूट नहीं है। तमिलनाडु में केस बहुत ज्यादा हैं, वहां उतनी ज्यादा छूट नहीं है। और ऐसे ही गुजरात में भी केस बहुत ज्यादा हैं, वहां भी छूट नहीं है। बाज रियासतों का मसला अलग है, और बेंगलुरु में भी बाज वो इलाके हैं जो रेड जोन में आते हैं, बाज वो इलाके हैं जो दूसरे जोन में आते हैं। तो इस वजह से हम एक ही इससे यहाँ इस वक्त हाँकना मुश्किल है। तो अब जिस रियासत में जिस तरह के मामले होंगे वहाँ के हजरात उलमा और वहाँ की मिली तंजीमें सब जाहिर सी बात है कि एक बड़ा चैलेंज तो होगा आप लोगों के सामने, लेकिन ये तमाम हिदायत और गाइडलाइन पर अमल करना भी एक तरह से बहुत जरूरी होगा। शैलेश पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? टाइम बहुत कम बचा है, बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं चाह रहा हूँ। शैलेश जी सेकंड लूंगा। देखिए अबू जी अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी जब हम बीजेपी के साथ सरकार में थे तभी भी जब नोटबंदी लगी थी तभी भी हमने उद्धव साहब जी ने कहा था इसका दुष्परिणाम होगा, भविष्य में उसका दुष्परिणाम आया। जीएसटी जिस तरीके से लगाई गई उसका दुष्परिणाम आया। आज जिस तरह से पैकेज की घोषणा की गई है कुछ राज्यों का अवॉइड किया जा रहा है, उसका भी दुष्परिणाम भविष्य में आने ही वाला है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से ये निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह की अर्थव्यवस्था के ऊपर सही सटीक काम होने चाहिए। लोगों को आज उनके जेब में जरूरत है, लोगों को सीधा पैसे की जरूरत है। जो कामगार है, मजदूर है, उद्योजक है, व्यापारी है, वो जो भी योजना है केंद्र सरकार की सीधे उनके पास राज्य सरकार के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज ये कभी परीक्षा के नाम पे ठीक है स्वदेश जी इसका जवाब दे रहे हैं, बहुत मुख्तसर में जवाब। स्वदेश वर्मा जी जो बात ये कह रहे हैं कि मुश्किल घड़ी है और पहले कई जगहों पे जिस तरह से शैलेश वर्मा जी ने बताया, शैलेश पांडे जी ने, कि कई जगहों पर सरकार जो है उससे चूक हुई है, तो यहां पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। स्वदेश वर्मा जी, बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है। मैं इनके नेगेटिविज्म को शेयर नहीं करता। ये अपना मुंबई संभाले, महाराष्ट्र संभाले, तो बाकी कोरोना में पूरा देश जीत पाएगा। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोरोना केसेस में महाराष्ट्र से ही आ रहा है, डेथ में भी और केसेस में भी। देखिए हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। सेंटर की जिम्मेदारी तो बनती है कि उनकी कम से कम मदद की जाएगी, और जो भी आगे जरूरत पड़ेगा वो अप्लाई करेंगे। सुनिए ऐसा है ना, ये लोग पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी तो इनकी बहुत बड़ाई हुई थी कि उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोरोना केसेस बहुत कम है, और जब बढ़ गया तो केंद्र पर आप दोष देना शुरू कर दिए। अरे भाई, हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते, अपने स्टेट को संभालिए। बाकी हर स्टेट अपने स्टेट को संभाले, अपने हॉस्पिटल को ठीक करिए, लोगों की जान बचाइए, इकोनॉमी के लिए है ना। मुश्किल सबके सामने बैठे हुए चिंता क्यों कर रहे हैं? स्वदेश वर्मा जी, मुश्किल घड़ी सबके सामने और सेंटर की जिम्मेदारी बनती है। अगर पीएम वजीर आजम साहब, जाहिर सी बात है कि सभी के पीएम है, वो सभी के वजीर आजम है, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि महाराष्ट्र में अगर कोई परेशानी है तो वहां की परेशानी दूर करना, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में कोई परेशानी है तो वहां की भी परेशानी का दूर करना सेंटर की एक जिम्मेदारी बनती है। सेंटर को जाहिर सी बात है कि इस मुश्किल वक्त में सबको मिलकर ही लड़ना है, एहतियात भी बरतना है, सियासत भी करनी है, लेकिन सियासत ऐसी ना हो कि हम आपस में सियासत ही करते रहें और जो असल हमारा दुश्मन जो कोरोना है, जो असल मुश्किल है, उसकी तरफ से हमारी निगाहें एक तरह से हट जाएं। तो सियासत भी होनी चाहिए, लेकिन इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि जहां जो जरूरत है उस पर भी सेंटर को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश वर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, शैलेश पांडे साहब, अफजल अब्बास साहब, राजेश गुप्ता जी और मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।